हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। हम अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो ए सीरीज़ है उसमें A0 सीरीज़ ले रहे हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की परिभाषा है, व्यष्टि समष्टि क्या है, आर्थिक समस्याएं क्या है, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है, PPC है, ये हम इसके 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम प्रारंभ करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में A0 सीरीज़ में पार्ट 1 अर्थशास्त्र क्या है, इस पर बात करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाए? हम देखते हैं कि कौटिल्य ने, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। तो कई साथी ये मानते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का जनक है। नहीं, कौटिल्य ने अपना जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है केवल उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस का मैटर है। एक राजा को अपना शासन किस प्रकार से चलाना चाहिए, उसकी आय के स्रोत कैसे होने चाहिए, उसको कहाँ कहाँ कैसे व्यय करना चाहिए, शासन के तरीके, तौर तरीके, उस पर ज़्यादा फोकस था। इसलिए हम उस अर्थशास्त्र ग्रंथ को इकोनॉमिक्स नहीं मान सकते। इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में जो इंट्रोड्यूस होता है, उसका श्रेय हम देंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं। क्यों? 1776 में 1776 में उनकी बुक आई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज। ये बुक जब मार्केट में आई तब से अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचाने जाना लगा, इसलिए अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। अब अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा नहीं है, अलग अलग अर्थशास्त्री ने अपने अलग अलग विचार दिए। इसके संदर्भ में 2 कथन जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। श्रीमती बारबरा वुटन जो हैं, उन्होंने ये कहा था, जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं। 6 आदमी मिलते हैं तो 7 अपने वक्तव्य देते हैं, 7 विचार आ जाते हैं, ये बारबरा वुटन ने कहा। प्रोफेसर किन्स ने कहा, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट दिया है। किन्स ने क्या कहा? अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से, इतनी परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। कोई भी एक परिभाषा ये 100% सही, ये ही वैलिड है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट, अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को सरलता की दृष्टि से और समय की कालक्रम की दृष्टि से हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। धन प्रधान परिभाषाएं, ये किसने दी? एडम स्मिथ, JB से सीनियर, वर्कर, JS मिल। कल्याण प्रधान परिभाषाएं किसने दी? मार्शल, पिगू और केनन ने। दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं किसने दी? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। आवश्यकता विहीनता परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर JK मेहता ने। इसके बाद आधुनिक और विकास केंद्रित परिभाषाएं किसने दी? सैमुएल्सन, हेनरी स्मिथ आदि ने। अब हम सबसे पहले लेते हैं धन प्रधान परिभाषाएं। धन प्रधान परिभाषा नाम से क्लियर है। सबसे पहले हम एडम स्मिथ की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान है। इन्होंने अर्थशास्त्र को बहुत सीमित कर दिया, परिभाषित करने की कोशिश तो की, लेकिन परिभाषा सीमित हुई। कैसे? धन पर बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया, बाकी किसी पर वेटेज नहीं, केवल धन को ही बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया।
इसलिए इस परिभाषा की आगे फिर आलोचना होती है। इसमें केवल आर्थिक मानव की कल्पना की गई। मनुष्य केवल आर्थिक है, आर्थिक दृष्टि से ही जीता है, रुपयों के पीछे ही भागता है, धन ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ये मानना था हमारे ये धन प्रधान परिभाषा देने वाले। वॉकर ने भी कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज के संबंध में अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं कल्याण प्रधान परिभाषा। वेलफेयर सेंट्रल डेफिनेशंस, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। कल्याण प्रधान नाम से ही क्लियर है कि इन परिभाषाओं में जैसे मार्शल, पीगू, कैनन, ये जो हैं, इन्होंने मानव के कल्याण को फोकस में रखा। जैसे एडम स्मिथ ने किसको फोकस किया? धन को, धन ही सब कुछ है। लेकिन इन्होंने क्या कहा मार्शल ने? नहीं, धन तो साधन है, साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य, उद्देश्य क्या, टारगेट क्या है? मानवीय कल्याण। इन्होंने मनुष्य के भौतिक कल्याण की बात की। मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र जो है वो मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग के संबंध में अध्ययन किया जाता है। कौन सी? मानव के सामान्य व्यावसायिक जीवन में कौन सी क्रियाएं? सामाजिक और व्यावसायिक क्रियाएं जो हैं वो आर्थिक क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं जिनका संबंध किससे है? भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति। साधन मतलब रुपया, सुख साधन के लिए, सुख के लिए साधन तो प्राप्त करने पड़ेंगे, तो हम पैसा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, और उपभोग मतलब उनको खर्च कहाँ कर रहे हैं, उससे संबंधित अध्ययन है। क्योंकि जब उपभोग किया जाएगा तभी तो कल्याण होगा। कल्याण का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। तो हम जितना उपभोग करेंगे उतनी ही हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये मानवीय कल्याण पर फोकस करता है। पिगू ने मनुष्य के आर्थिक कल्याण को लिया, मानव के आर्थिक कल्याण को वेटेज दिया। आर्थिक कल्याण किसको कहते हैं? वह कल्याण जिसे मुद्रा रूपी मापदंड में मापा जा सकता है। क्या कहा? राष्ट्रीय आय में भी हमने बात की कि पिगू ने वहां पर भी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के केवल उसी भाग को लिया जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो पिगू की परिभाषाओं में मुद्रा को ही फोकस किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्लभता प्रधान परिभाषा, स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। किसने दी ये? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। इनका क्या कहना था? अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जिसमें साध्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला मैं? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों, साध्य मतलब टारगेट, लक्ष्य, उद्देश्य, है ना, साध्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। ये जो परिभाषा है ये हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलती है, लागू होती है। इनका ये कहना था कि साध्य असीमित है। साध्य का मतलब क्या? हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं, लक्ष्य, उद्देश्य, तो हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। उन आवश्यकताओं में भी अलग अलग प्राथमिकताएं, कुछ आवश्यकताएं ज़्यादा जरूरी होती है, कुछ आवश्यकताएं कम जरूरी होती हैं। फिर हम बात करते हैं साधनों की। साधन सीमित हैं और उन साधनों के भी वैकल्पिक उपयोग हैं, है ना। इस कारण से यह चयन की समस्या यहाँ पर उपलब्ध होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दुर्लभता केंद्रित परिभाषा में रॉबिन्स ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता से संबंधित विज्ञान है, स्केर्स, साइंस ऑफ स्केर्सिटी। अब यहाँ पर थोड़ी ये बात कर लें कि मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में
संबंध है या अंतर है, तो दोनों ने विज्ञान माना है ना। मार्शल ने वास्तविक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान और कला भी मान लिया है, लेकिन रॉबिन्स जो है उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना है और यहाँ पर मानव को फोकस किया है, जबकि एडम स्मिथ ने धन को फोकस किया था। मार्शल और रॉबिन्स दोनों ने मनुष्य को फोकस किया है, मानव के व्यवहार को फोकस किया है। अब है आवश्यकता विहीनता परिभाषा। ये किसने दी है? प्रोफेसर जे.के. मेहता। नाम से ही क्लियर है। जे.के. मेहता का ये कहना था कि मनुष्य को यदि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है, परम संतोष प्राप्त करना है, तो आवश्यकताएं पूर्ण करके नहीं, आवश्यकताओं को कम करके संतुष्ट हुआ जा सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं तो बढ़ती जाएंगी। इसलिए यदि हमें परम संतुष्टि प्राप्त करनी है, परम सुख प्राप्त करना है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना पड़ेगा या उन्हें कम करना पड़ेगा या उन्हें समाप्त करना पड़ेगा, तभी हम संतोष प्राप्त करते हैं। तो ये जो परिभाषा है, इन्होंने आवश्यकता को सीमित करने पर बल दिया है। आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषा जो है वो सैमुएलसन ने और हेनरी स्मिथ ने दी। उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये कब तक, इसको विकास केंद्रित या वृद्धि केंद्रित परिभाषा भी कह सकते हैं। इनका ये कहना है कि अर्थशास्त्र में हमें वैकल्पिक साधनों का अध्ययन करना चाहिए, साधनों का विकास, साधनों की वृद्धि कैसे हो, क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते संसाधन सीमित है, तो संसाधनों के विकल्प और क्या हो सकते हैं, संसाधनों के विकास और वृद्धि की बात होनी चाहिए, उस पर उन्होंने फोकस किया। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो जितना भी अर्थशास्त्र है उनके पूरे सब्जेक्ट मैटर को जो पुराने अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित, नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो हैं, उन्होंने ये 5 भागों में विषय सामग्री को बांटा था: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। उत्पादन में उन्होंने क्या क्या लिया? तो हमारे जो भी चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे उत्पत्ति के नियम हैं, पैमाने के प्रतिफल हैं, है ना, ये सब जो हैं वो इसमें आएंगे। इसके बाद उपभोग में जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, उपभोक्ता की बचत है, मांग है, ये सभी इसमें आएंगे। विनिमय, एक्सचेंज, इसमें क्या आएगा? तो इसमें बाजार व्यवस्था पूरी, कीमत निर्धारण है, विभिन्न प्रकार के बाजार हैं, उनमें कीमत और उत्पादन का निर्धारण है, ये सब इसमें आएगा। वितरण, राष्ट्रीय आय जो है उसका वितरण 4 साधनों में करना है, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में करना है। तो मजदूरी के सिद्धांत, लगान, ब्याज और लाभ के जो सिद्धांत हैं वो सब जो हैं वो वितरण में आएंगे। और राजस्व के अंतर्गत हम सरकार की आय और व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे कि सरकार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से सरकार को कैसे आय प्राप्त होती है, सरकार के व्यय के सिद्धांत क्या हैं, कहाँ सरकार को व्यय करना चाहिए, कितना, ये सारी जो स्टडी है वो राजस्व में होती है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें एक व्यक्तिगत इकाई, जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक उद्योग, एक फर्म, एक व्यक्तिगत इकाई के व्यवहार का अध्ययन होता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन, कुल अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये व्यष्टि और ये समष्टि हुआ। अब हम लेते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब नेचर के अंतर्गत क्या आएगा? तो हमको 2 बातों पर जिक्र करना होता है कि भाई अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है क्या या कला है। इस पर हमको जिक्र करना, इस पर चर्चा करनी है कि क्या 3 प्रश्न हमने यहाँ रखे हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? यदि विज्ञान है तो क्या वास्तविक विज्ञान है कि आदर्शात्मक विज्ञान है?
और तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या अर्थशास्त्र कला है? इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला लेते हैं, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? तो पहले तो हम देखें विज्ञान की क्या कसौटी है, विज्ञान किसको कहेंगे, फिर हम अर्थशास्त्र को उसकी कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करते हैं। विज्ञान का मतलब है वह विषय जिसमें क्रमबद्ध ज्ञान हो, क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन होता हो, क्रमबद्ध ज्ञान हो, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित होता हो, प्रयोगशाला में प्रयोग कर पाना संभव हो। प्रयोग करने का मतलब है कि परिणाम को सिद्ध किया जा सकता हो, और जिसमें भविष्यवाणी भी करना संभव हो। ये सारे गुण अर्थशास्त्र में हैं। कैसे? अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध अध्ययन है। जैसे आप किसी भी विषय की, किसी भी क्लास की अर्थशास्त्र की बुक भी उठाकर देखोगे तो आपको सबसे पहले परिचय, उपभोक्ता, उसके बाद बाजार आएगा, उपभोक्ता, उत्पादक और फिर बाजार आएगा। कभी भी आप देखेंगे पहले बाजार को आपको नहीं पढ़ाया जाएगा और बाद में मांग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अर्थशास्त्र में भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। दूसरा कि अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम का संबंध है। कैसे? जैसे कीमत घटी इसलिए मांग बढ़ी है, कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो गई, तो ये कारण और परिणाम का संबंध है ना। हमारी आय बढ़ गई इसलिए उपभोग बढ़ गया, ब्याज दर कम हो गई इसलिए साख निर्माण की क्षमता है वो बढ़ गई और बाजार में साख का विस्तार हो गया। तो कारण और परिणाम में संबंध भी यहाँ पर स्थापित होता है। प्रयोगशाला में जैसे विज्ञान के प्रयोग प्रयोगशाला में होते हैं, अर्थशास्त्र जो है उसमें ये मानव समाज जो है वही प्रयोगशाला है। जैसे किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ा कर देख लो, उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ा, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स लगा कर देख ले कि वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो अर्थशास्त्र में भी मानव समाज रूपी प्रयोगशाला है। अर्थशास्त्र में भी पुराने जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं उनके आधार, आंकड़ों का जो ट्रेंड है उस आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई अब पेट्रोल के दाम जो है वो ये देखते हुए लग रहा है अब कम नहीं होंगे, इसी प्रकार भारत की जनसंख्या में कमी नहीं होगी। तो ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, पुराने जो आंकड़े हैं उसके ट्रेंड को देखते हुए हम भविष्य के संबंध में भी अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक? वास्तविक विज्ञान को हम पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स को अगर हम कह दें कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक को हम नॉर्मेटिव बोलते हैं, नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, वास्तविक और आदर्शात्मक में अंतर क्या है पहले ये समझे। वास्तविक में व्हाट इज, वास्तविक में क्या अध्ययन किया जाएगा, व्हाट इज, और आदर्शात्मक में क्या अध्ययन किया जाएगा, व्हाट शुड बी। व्हाट इज ये वास्तविक में क्या है, यथार्थ वस्तु स्थिति का अध्ययन जो है वास्तविक में होता है, और आदर्शात्मक में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये भावनाओं से संबंधित है, इसमें भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में भी वास्तविक जो यथार्थ स्थिति है उसको व्यक्त किया जाता है। जैसे देश में अभी गरीबी का स्तर इतना है, देश में अभी बैंक डिपॉजिट इतनी है, देश में अभी बेरोजगारी का स्तर इतना है, देश में अभी महंगाई का स्तर इतना है। ये रियल आंकड़े हैं, ये वास्तविक आंकड़े हैं। तो अर्थशास्त्र में भी वास्तविक जो मूल्य हैं, वास्तविक आंकड़े हैं, उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र को भी हम वास्तविक अर्थशास्त्र कहेंगे। आदर्शात्मक, आदर्शात्मक में क्या होता है, क्या होना चाहिए। जैसे देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को रोजगार बढ़ाने चाहिए, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को मौद्रिक नीति में परिवर्तन करना चाहिए। ये चाहिए, जहाँ चाहिए लग गया तो समझ जाना
ये आदर्शात्मक। तो अर्थशास्त्र आदर्शात्मक भी तो है। आदर्शात्मक क्यों है? क्योंकि जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनके सुझाव भी इसी में दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र में ही दिए जाते हैं। बेरोजगारी दूर करना है, गरीबी दूर करना है, भूखमरी दूर करना है, उत्पादन बढ़ाना है तो सरकार को कैसी नीति लगानी चाहिए, भारत का भुगतान शेष है उसको यदि संतुलन में या आधिक्य में लाना है तो सरकार को आयात निर्यात में क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी सुझाव हैं, ये आदर्शात्मक में पढ़ा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इन दोनों में एक और फर्क है। देखिए, वास्तविक जो है उसमें मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते हैं, वैल्यू जजमेंट, ये अच्छा है यानी ये खराब है यानी ये ऐसा होना चाहिए, ये वास्तविक में नहीं आता, सुझाव उसमें आमंत्रित नहीं है। और आदर्शात्मक जो है उसमें वैल्यू जजमेंट शामिल होते हैं, मूल्य निर्णय शामिल होते हैं, अर्थात हमारे जो सुझाव हैं, अच्छा बुरा है, ऐसा होना चाहिए, ये सब आदर्शात्मक में आते हैं। तो आदर्शात्मक में मूल्य निर्णय शामिल होते हैं, वास्तविक में मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट हम बात करें, क्या अर्थशास्त्र कला है? कला किसको कहेंगे? कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को अच्छे से या सुंदर तरीके से करने का ढंग, ये कहलाता है कला। कि किसी भी कार्य को कितनी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, इसी को हम कला कहते हैं। तो क्या अर्थशास्त्र कला है? बिल्कुल है। अर्थशास्त्र कला इसलिए है कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनका हल अर्थशास्त्र ही बताता है, अर्थशास्त्री ही बताते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रियों के द्वारा ही देश की आर्थिक समस्याओं का उपयुक्त समाधान क्या होगा वो बताया जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को कला भी कहेंगे। तो हम संयुक्त रूप से इसकी प्रकृति के बारे में ये जरूर कहेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है, और साथ ही आदर्शात्मक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान भी है। ये अर्थशास्त्र की प्रकृति हो गई, कला और विज्ञान की। अब ले लेते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र की सीमाएं। क्या सीमाएं हैं? तो देखिए, केवल मानवीय क्रियाओं का समावेश, इसमें पशु हैं, वन हैं, दूसरे जो सजीव हैं उनकी क्या एक्टिविटी है, उन्होंने क्या क्रियाएं की, उनका क्या योगदान, उसका कोई अध्ययन नहीं होता है। केवल ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाओं का ही समावेश होता है। फिर है मानव की आर्थिक क्रियाओं का, जो सामान्य मानव हैं उनकी केवल आर्थिक क्रियाओं का ही समावेश होता है। इसमें कहीं कोई असामाजिक, असामान्य, अनार्थिक क्रियाओं का कोई समावेश नहीं होता है। वैसे तो बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन ये एक दो पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र की प्रकृति और सीमाएं हो गई।